जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी पॉइंट पर। आज हम आपको बताएंगे भारत के उच्चतम न्यायालय के बारे में, यानी भारत के सुप्रीम कोर्ट के बारे में। यहाँ से आपके बहुत से प्रश्न बनते हैं, तो दोस्तों कॉपी पेन लेकर बैठना और मैं कुछ इंपॉर्टेंट भी बताते चलूँगा, उसको भी नोट करते जाना। और इससे पहले मैंने पंचायती राज पर पूरी वीडियो बनाई गई, आप हमारी प्लेलिस्ट से जाके उसे देख लेना एक बार ज़रूर से। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो को। और आखिरी में मैंने 5 से 6 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट डाले हैं, मैं आपको उसे ओरली बताऊंगा, तो जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है एक तरीके से वो, ठीक है दोस्तों। तो उसे पूरा देखना आप हमारी वीडियो को, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो को। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें 4 न्यायाधीश थे, एक मुख्य न्यायाधीश था और 3 अन्य न्यायाधीश थे। जिसमें हमारे मुख्य न्यायाधीश थे वो थे एलिजा एम्पे जी, और जो अन्य 3 थे वो थे चैम्बर्स, हाइट और लैम्स्टर। आगे चलते हैं। संविधान बनने मतलब कि स्वतंत्रता के बाद 28 जनवरी 1950 को उच्चतम न्यायालय की स्थापना दिल्ली में की गई, ठीक है। संविधान के भाग 5 के अंतर्गत अध्याय 4 में अनुच्छेद 124 से 147 तक उच्चतम न्यायालय के बारे में बताया गया है। आप नोट करते चलना, एक एक पॉइंट आराम से पूरी वीडियो देखना। अब चलते हैं हम सुप्रीम कोर्ट के अनुच्छेदों पे। सबसे पहला अनुच्छेद है 124, इसके 7 पार्ट है, ठीक है दोस्तों। उच्चतम न्यायालय की स्थापना व गठन। 124 में यह बताया गया है कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में। 124 का पार्ट 1, इसके तहत भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा तथा न्यायाधीशों की संख्या का उल्लेख किया गया है। दोस्तों जब हमारा सुप्रीम कोर्ट बना था तब मूल रूप से उसमें 8 सदस्य थे, जिसमें एक मुख्य था और 7 अन्य थे। और अब हमारा वर्तमान में जो है वो है 34 यानी 34, जिसमें से 3 तो हमारे 33 तो हमारे अन्य हैं और एक मुख्य न्यायाधीश है, ठीक है दोस्तों, जो कि DY चंद्रचूड़ जी हैं, याद रखना मेरी बात। और 2019 के अधिनियम से 2019 के अधिनियम से न्यायाधीशों की संख्या 30 से 33 कर दी गई थी, ठीक है। ये मैंने लिखा है, आप नोट करते चलना, पूरी वीडियो को आराम से देखना। हाँ, 124 के पार्ट 2 में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीशों की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। 124 के 2 में ये बताया गया है कि ना, जो अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है, बट मुख्य न्यायाधीश की सलाह लेकर वो नियुक्त करता है उन्हें। अब चलते हैं आर्टिकल 124(3) पे, न्यायाधीशों की योग्यता है कि उन्हें बनने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं जरूरी होती है। सबसे पहले तो आती है हमारी, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, वो उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट में 5 साल तक न्यायाधीश रह चुका हो, या उच्च न्यायालय में 10 साल तक अधिवक्ता रह चुका। अधिवक्ता मतलब लेक्चरर, मतलब एक वकील के तौर पर रह चुका हो, ठीक है। उसकी अधिकतम उम्र 65 हो सकती है। न्यूनतम उम्र के बारे में बताया नहीं गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, अधिकतम उम्र 65 हो सकती है। अब चलते हैं अनुच्छेद 124 का 4, जो कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों मैं जो महत्वपूर्ण बोलूँगा उसे आप इम्पोर्टेंट लिख लेना अपनी कॉपी में, ठीक है। उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया के बारे में, मतलब कि उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटा भी सकते हैं, बट आज तक हमारे भारत में कभी ऐसा हुआ नहीं है। और जो ये हमारे न्यायाधीशों के हटाने की प्रक्रिया, ये हमने अमेरिका से ली है, ठीक है। अगर हटाने की प्रक्रिया कैसे हटा सकते हैं, संसद के किसी भी सदन में न्यायाधीशों को हटाने का प्रस्ताव लाया जा सकता है। सबसे पहला पॉइंट, लोकसभा में 100 सदस्यों की सहमति तथा 2/3 विशेष बहुमत चाहिए लाने के लिए, और राज्यसभा में 50 सदस्यों की सहमति और साधारण बहुमत से पारित किया जा सकता है। बट आज तक हमारा ऐसा कभी हुआ नहीं है भारत में, ठीक है दोस्तों। अगला है अनुच्छेद 124 का पार्ट 5। इस अनुच्छेद के अनुसार संसद ने इस शक्ति के प्रयोग में न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 बनाया, जिसके अनुसार किसी न्यायाधीश को हटाने के लिए एक प्रस्ताव राष्ट्रपति को संबोधित कर लाया गया। आपसे इसमें यह पूछ सकता है कि हटाने का प्रस्ताव कौन से जांच अधिनियम से लाया गया, वो था 1968 का, इसीलिए मैंने यह अनुच्छेद रखा। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैंने जांच अधिनियम था ना इसमें 1968 का, इसलिए मैंने इस टॉपिक में से डाला है। अगला है अनुच्छेद 124 का 6। इस अनुच्छेद के अनुसार शपथ या प्रतिज्ञान के बारे में बताया गया है, जो कि राष्ट्रपति लाता है।
ये तो आप समझ ही गए होंगे कि जो न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की शपथ दिलाता है राष्ट्रपति, वो हमारे अनुच्छेद 124 के पार्ट 6 में है। अब चलते हैं 124 का पार्ट 7, न्यायाधीशों पर प्रतिबंध। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब इसमें यह है कि जो न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका हो, वो निम्न न्यायालयों में मतलब जांच नहीं कर सकता किसी के मतलब पदाधिकारी का, किसी के विशेष बंदे का केस नहीं लड़ सकता। मतलब इसमें यह बताया गया है कि न्यायाधीशों पर प्रतिबंध, किसी न्यायालय में या पदाधिकारी के समक्ष वकालत नहीं कर सकता, इसमें यह बताया है। ठीक है, अब चलते हैं हम अनुच्छेद 125 में। इस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय को न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते के बारे में बताया गया है। मतलब उनकी अभी सैलरी के बारे में। इस समय जो वर्तमान में मेन मुख्य न्यायाधीश की सैलरी है वो है 2,80,000, और जो अन्य न्यायाधीशों की सैलरी है वो 2,50,000। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए पेंशन एवं सेवानिवृत्ति की व्यवस्था 1976 में लागू की। मतलब कि इसका कहने का मतलब ये है कि जो हमारे पेंशन व भत्ते हैं ना, जो रिटायरमेंट वाले बंदों को हम पेंशन व भत्ते देते हैं, अब तो ये सब कुछ बंद हो गया है। जो अभी इनके 2002 के बाद शायद नौकरी पे गए, उनके लिए तो शायद बंद हो गया है। बट जो ये 1976 में लागू किया गया था पेंशन व भत्ते। और आपको एक और पॉइंट नोट करना, जो विधानसभा और लोकसभा के लिए है वो है 1977 में, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के 1976 में। ठीक है, आगे चलते हैं हम। आर्टिकल हमारा 126, इसके तहत कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जा सकती है, जो कि राष्ट्रपति करता है। मतलब कार्यकारी मतलब एक्स्ट्रा बंदों को मतलब मुख्य न्यायाधीश लागू कर सकता है, राष्ट्रपति ला सकता है, कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है राष्ट्रपति। ये है सबसे इम्पॉर्टेंट 127, इसे इम्पॉर्टेंट लगा लेना। इसमें यह बताया गया है कि उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कम होने के कारण राष्ट्रपति की अनुमति से तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है। मतलब एक्स्ट्रा न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है, और ये हमने फ्रांस से लिया गया है। ये प्रावधान जो हमने फ्रांस से लिया गया है, तदर्थ न्यायाधीशों की मतलब एक्स्ट्रा न्यायाधीश होते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 128, इस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि उच्चतम न्यायालयों में न्यायाधीशों की कम होने पर राष्ट्रपति सेवानिवृत्त अधिकारी की नियुक्ति कर सकता है। सेवानिवृत्त मतलब होता है कि जो बंदे रिटायर हो जाते हैं, जैसे न्यायाधीश जो रिटायर हो जाते हैं ना, उसको भी राष्ट्रपति थोड़े दिन के लिए, जैसे काम ज़्यादा हो गया या बंदे कम हैं, तो राष्ट्रपति अपने सहमति देकर उन्हें सेवानिवृत्त अधिकारियों की नियुक्ति कर सकता है। आर्टिकल 128 में बताया गया है। और 129 में ये बताया गया है कि इस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा। मतलब इसकी जो निम्न न्यायालय होंगे वो इसकी सब बात मानेंगे। इसमें यही बताया गया, उसके जो फैसले होंगे वो मान्य होंगे। अनुच्छेद 130, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे इम्पोर्टेंट लगा लेना पेपर की दृष्टि से। इस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय के स्थान के बारे में बताया गया है। ऐसा अभी तक सिर्फ 2 बार हुआ, एक हैदराबाद और श्रीनगर। इसका कहने का मतलब ये है अनुच्छेद 130 का कि उच्चतम न्यायालय जो है वो कहीं भी अपनी जांच कर सकता है, मतलब किधर भी अपनी बैठक बुला सकता है। इसका मेन बट ऐसा आज तक सिर्फ 2 बार हुआ है, हैदराबाद और श्रीनगर, कि उच्चतम न्यायालय कहीं भी अपनी बैठक कर सकता है। इसमें यह है इम्पोर्टेंट 130 में। 131 में यह बताया गया है, इस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय के निर्णय की शक्ति के बारे में उल्लेख किया गया है तथा 3 विषय हैं जिस पर केवल उच्चतम न्यायालय अपना निर्णय देगा। सबसे पहला है केंद्र व राज्यों के मध्य, अगर केंद्र और राज्यों के मध्य विवाद हो जाता है, या 2 राज्यों के मध्य विवाद हो जाता है, या गुटबाजी हो जाती है। ये हमारा 131 में बताया गया है। अगला है अनुच्छेद 132। इस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि कुछ मामले में उच्च न्यायालय के फैसलों को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। मतलब अगर उच्च न्यायालय ने कोई गलत फैसला दे दिया तो वो बंदा जिसके खिलाफ गलत फैसला दिया है वो उच्चतम न्यायालय में अपनी अपील कर सकता है। वो किसमें बताया है? 132 में। अगला है आर्टिकल 133। इस अनुच्छेद में यह बोला गया है कि सिविल या प्रॉपर्टी के मामले विषयों से संबंधित अपील उच्चतम न्यायालय में की जा सकती है। मतलब प्रॉपर्टी के मामलों से विषय में संबंधित अपील उच्चतम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। अगला है 134। इसमें यह बताया गया है कि आपराधिक मामलों में उच्चतम न्यायालय में भी अपील की जा सकती है। मतलब जो कि अपराध मामले हैं वो उच्चतम न्यायालय में आप अपील कर सकते हैं। वैसे तो हाई कोर्ट है ही, बट आप कर सकते हैं उच्चतम न्यायालय में भी अपील इसके मामले की। अगला है अनुच्छेद 135। इस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालयों को निम्न न्यायालयों की शक्ति प्रदान की गई है। मतलब इसमें यह है जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है ना, वो
हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, या मतलब और भी जो से राज्यों में कोर्ट होते हैं अलग अलग प्रकार के, उसको शक्ति प्रदान की गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है, ये नोट कर लेना। 135 से भी इम्पोर्टेंट लगा लेना। अगला है 136, उच्चतम न्यायालय ने अपील के विशेष में इजाज़त का प्रावधान किया, विशेष इजाज़त का प्रावधान किया गया। ठीक है, अगला है 137, इसमें यह बोला गया है कि उच्चतम न्यायालय अपने फैसले पर पुनः विचार कर सकता है। यह बात हमने अमेरिका से ली गई है। 137 को इम्पोर्टेंट लगा लेना दोस्तों। जैसे हमारा राष्ट्रपति है ना कि पुनः निर्वाचित कर सकता है आर्टिकल 57 के तहत, ऐसे ही हमने ये बोला गया है कि उच्चतम न्यायालय अपने फैसलों पर, जो उसने अपना फैसला दे चुका है, वो हम पुनः विचार कर सकता है आर्टिकल 137 के तहत, जो हमने अमेरिका से लिया है। अगला है 138, उच्चतम न्यायालय अपनी अधिकारिता में वृद्धि कर सकता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, मतलब अपने अधिकार को बढ़ा सकता है। ठीक है, अगला है 139, संसद उच्चतम न्यायालय की रिट व अधिकारिता में विस्तार कर सकती है। जो हमारी लोकसभा और राज्यसभा है ना, जो सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है आर्टिकल 32 के तहत, उसके अधिकारिता में भी विस्तार कर सकती है। कौन कर सकता है? ये हमारा सब काम संसद को होता है। और हाई कोर्ट 226 के तहत रिट जारी करता है। 5 तरीक़ों की रिट होती है, और जो उच्चतम न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट, वो आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी करता है। ठीक है, पॉइंट करते चलना, जो मैं आपको बता रहा हूँ आपके पेपर में पक्का फंसेगा। अब आर्टिकल हमारा 140, उच्चतम न्यायालय को प्राप्त शक्तियाँ व अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए निम्न न्यायालयों को उसके निर्णय मान्य होंगे। मतलब उच्चतम न्यायालय कुछ भी, मतलब जो बात बोलेगा वो निम्न न्यायालयों को उसके मानने ही पड़ेंगे। इसलिए मैंने शॉर्ट फॉर्म में, बहुत शॉर्ट में लिखा है, जिससे कि आप आराम से समझो। मैं आपको ज़्यादा लैंग्वेज में इस टॉपिक को नहीं बताऊँगा, सिंपल और बिल्कुल साफ बता रहा हूँ। अगला है अनुच्छेद 141, उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित निर्णय या विधि सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर बाध्यकारी होगी। जो उसने बोला, घोषित कर दी, वो सभी अधीनस्थ जो नीचे उसके निम्न न्यायालयों में बाध्यकारी होगी। अगला है 142, उच्चतम न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों पर परिवर्तन करने की शक्ति रखता है। मतलब उच्चतम न्यायालय जो निम्न न्यायालय हैं उनके आदेशों, मतलब जो उन्होंने एक बात कह दी, जैसे हाई कोर्ट ने कोई बात बोल दी है, तो उच्चतम न्यायालय उनके जो उन्होंने फैसला दिया उन्हें परिवर्तित कर सकता है। यह बताया गया हमारे आर्टिकल 142 में। अब है 143, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आप इम्पोर्टेंट कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उच्चतम न्यायालय को सलाह देने का अधिकार है। जैसे कि राष्ट्रपति की कोई बात समझ नहीं आ रही तो वो सुप्रीम कोर्ट से इजाज़त ले सकता है, पूछ सकता है, सलाह ले सकता है उससे, मुख्य न्यायाधीश से। ये बात किस में गई है? हमारे 143 में उच्चतम न्यायालय को सलाह देने का अधिकार है। अगला है 144, उच्च न्यायालय सिविल या न्यायिक मामलों में उच्चतम न्यायालय की सहायता कर सकता है। मतलब जो हाई कोर्ट है वो सिविल और या न्यायिक मामले में सुप्रीम कोर्ट की सहायता कर सकता है। अगला है 145, उच्चतम न्यायालय निम्न न्यायालय के लिए नियम बनाता है। मतलब ये तो सिंपल सा है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो निम्न न्यायालय, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या और भी बहुत सारे कोर्ट होते हैं राज्यों में, उन पर नियम बना सकता है। अगला है 146, उच्चतम न्यायालय के अधिकारों की सेवा, नियुक्ति या व्यय या खर्च संबंधी प्रावधान है, उनके खर्चे के बारे में बताया गया है। अगला है और आखिरी अनुच्छेद हमारा सुप्रीम कोर्ट का, इसमें यह बोला गया है कि निर्वाचन संबंधी मामले उच्चतम न्यायालय में सुनाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। अब मैंने आपसे कुछ बोला था कि आपसे 4 से 5 पॉइंट ऐसे बताऊंगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, जिसमें हमारा सबसे पहला पॉइंट है, एक हमारे मुख्य न्यायाधीश थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह, जो 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक राष्ट्रपति का कार्य इन्होंने किया था। आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऐसे कौन से मुख्य न्यायाधीश थे जिन्होंने राष्ट्रपति का कार्य किया था। अभी हाल ही के पेपर में किसी ने पूछा भी गया था, शायद पटवारी के, उत्तराखंड के पटवारी के पेपर में पूछा गया था कि ऐसे कौन से न्यायाधीश हैं जिन्होंने राष्ट्रपति के कार्य पर कार्य किया है। वो उसका सही आंसर था मोहम्मद हिदायतुल्लाह। और अब आगे चलते हैं दूसरा प्रश्न में। ऐसे सबसे लंबे कार्यकाल करने वाले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? उनका नाम था यशवंत विष्णु चंद्रचूड़। जो अभी हमारे वाई चंद्रचूड़ हैं, DY चंद्रचूड़ हमारे मुख्य न्यायाधीश जो इस टाइम करेंटली है, उनके पिताजी थे वो यशवंत विष्णु चंद्रचूड़, जो कि 11 जुलाई 1985 तक उन्होंने पद संभाला था। 7 वर्ष करा था उन्होंने कार्यकाल। और सबसे
कम जो थे, सबसे कम न्यायाधीश, सबसे कम कार्य करने वाले वो थे कमल नारायण सिंह। और तीसरा पॉइंट है हमारा, न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला फ़ातिमा देवी जी थी। अभी हाल ही में इनका 96 वर्ष की उम्र में निधन भी हो गया। ये भी याद रखना, आपसे ऐसा तो पूछ सकता है कि भारत की प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थी महिला में, वो थी फ़ातिमा देवी जी। फ़ातिमा देवी जो 96 वर्ष की आयु में जिनका निधन हो गया। और जो थे दलित मुख्य न्यायाधीश थे वो थे KG बालकृष्णन जी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आपको हमारी वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। अभी हाल ही में मैंने कुछ और वीडियोस भी बनाई है, मैंने करंट अफेयर की भी कुछ वीडियो डाली है, तो अगर आपको वीडियो वो देखनी है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं एक और नए टॉपिक को लेकर, जो कि आपके पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। मैं ऐसे ही टॉपिक लेके आता हूँ जहाँ से आपके प्रश्न बनते ही बनते हैं। अगर आपको कोई एक्स्ट्रा टॉपिक चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं आपको वो टॉपिक के ऊपर वीडियो बना के दे दूंगा। हर एक पॉइंट से आपको उस टॉपिक से कोई प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। मैंने जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म पर भी वीडियो बनाई है, संविधान के ऊपर भी वीडियो बनाई है, तो आप पूरी वीडियो अगर आपको व्यू देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। दोस्तों चलते हैं, थैंक यू।